हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूँ प्रकृति कपूर और आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआरटी क्लास 10th की इस पोएम अ टाइगर इन द जू के बारे में। इस पोएम को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि पहले हम इसकी इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे और उसके बाद में हम इसमें क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है उसको भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। इस पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू। तो यहाँ पर हम इस एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है टाइगर। और आपको पता है कि टाइगर कितने स्ट्रॉन्ग और फियरलेस क्रिएचर है ना। तो द पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो ये पोएम हमें एक कॉन्ट्रास्ट या फिर हम कैसे, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एक बिल्कुल दो ऑपोजिट चीज़ें कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए मैं कह सकते हैं हम इसको आसान शब्दों में कि आपको एक कंपैरिजन शो किया जाएगा यहाँ पर किस चीज़ में, उस टाइगर के बिहेवियर में जो कि जंगल में रहता है और उस टाइगर के बिहेवियर में जो कि जू में रहता है। दोनों टाइगर्स के बिहेवियर में कॉन्ट्रास्ट देखने को नजर आता है। द पोएम मूव फ्रॉम द जू टू द जंगल। तो ये जो पोएम है ये इस तरीके से चलती है कि पहले ये जू वाले टाइगर के बारे में बात करती है और फिर जंगल वाले टाइगर के बारे में बात करती है एंड बैक अगेन टू द जू। और उसके बाद हम वापस से जू वाले टाइगर के बारे में बात करते हैं। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle। तो आप इस स्टैंजा को धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टैंजा जो है जू वाले टाइगर की बात करता है और कौन सा स्टैंजा जंगल वाले टाइगर के बारे में बात करता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इसको और पढ़ना शुरू कर देते हैं। He stalks in the vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। तो ये जो यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके पहले हम डिफिकल्ट वर्ड्स को देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ड स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब होता है किसी को पीछा करना, किसी का, या आप कह सकते हो आसान शब्दों में किसी को फॉलो करना। कहते हैं स्टॉक मत करो, डोंट फॉलो, तो किसी को फॉलो करना स्टॉक कहलाता है। विविड स्ट्राइप्स, तो विविड का मतलब क्या होता है? विविड का मतलब होता है कि बहुत ब्राइट कलर्स, है ना, बहुत अच्छे ऐसे कलर्स जो बहुत ब्राइट हैं और एकदम से आंखों में नज़र आने लगते हैं। तो विविड स्ट्राइप्स की बात कर रहा है। तो विविड का मतलब होता है क्या? ब्राइट कलर्स। तो जो भी हम वर्ड मीनिंग्स देख रहे हैं इन वर्ड मीनिंग्स को आप अपनी बुक में ही लिखते रहिए जिससे आपको जो है जब भी आप पोएम पढ़ें तो इजी हो जाए आपके लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ विविड का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, ब्राइट कलर्स। तो ब्राइट कलर से विविड को रिप्रेजेंट करा गया है। आगे लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर स्टैंजा में पैड्स। तो ये जो पैड्स होते हैं ये होते हैं पॉज ऑफ द टाइगर। जो टाइगर के पंजे होते हैं ना उनकी पॉज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आप आसान शब्दों में उसको क्या लिख सकते हैं, टाइगर के पंजे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और वर्ड है रेज। तो रेज मतलब होता है एक वायलेंट एंगर, एक इतना ज़्यादा गुस्सा जिसमें इंसान जो है शोर शराबा या फिर थोड़ा मतलब तोड़ फोड़ पे उतर आता है। तो रेज मतलब क्या होता है, वायलेंट एंगर। वायलेंट एंगर को कहते हैं ये रेज। तो हम इस का मतलब पढ़ते हैं, ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्राइप्स। तो वो जो है फॉलो करता है या चलता है जोर जोर से अपने कलरफुल स्ट्राइप्स में। अब टाइगर का कलर कैसा होता है, ऑरेंज और ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती है ना, उसके में धारियाँ होती हैं। तो स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ। तो उस टाइगर का जिक्र किया जा रहा है कि ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्राइप्स। वो जोर जोर से चलता है, वो फॉलो करता है और चलता है अपने चमकदार ब्राइट कलर्स वाली स्ट्राइप्स के साथ। यानी कि वो जब चलता है तो अलग से नज़र आता है क्योंकि उसके शरीर पे जो धारियाँ बनी हुई हैं ऑरेंज, येलो या फिर ब्लैक कलर की, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से नज़र आती हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज, वो एक पिंजरे में बंद है और उस पिंजरे में वो कुछ ही कदम चल पाता है क्योंकि पिंजरे में इतनी ज़्यादा चलने की जगह ही नहीं है। इसलिए लिखा हुआ है द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, अपने ही पिंजरे में कुछ कदम चल पाता है। ऑन द पैड्स ऑफ द वेलवेट क्वाइट, तो वो जब चलता है तो पैड्स यानी कि अपने पंजों से चलता है और जो उसके पंजे हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं और इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि उसको वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया है। वेलवेट क्या होता है? वेलवेट एक तरीके का मुलायम कपड़ा होता है। तो वेलवेट के कपड़े के साथ उसके पंजों को
उसके जो पैर हैं बेसिकली, उसको कंपेयर किया गया है कि उसके पैर इतने मुलायम हैं जैसे वेलवेट की तरह हो, और वो जब चलता है तो क्वाइटली चलता है, आवाज़ नहीं करता। ठीक है, इन हिज क्वाइट रेज। अच्छा, अब यहाँ पर दो एक्सट्रीम बातों की बात करी गई है। क्वाइट मतलब होता है शांति, और रेज मतलब होता है एकदम शोर शराबा वाला गुस्सा। तो वो क्या कहता है, क्या कह रहे हैं कि वो चलता है और क्वाइट रेज में चलता है, यानी कि जब वो चलता है तो आवाज़ नहीं करता, और वो गुस्सा भी है लेकिन वो गुस्से को बहुत शांति से एक्सप्रेस करता है, वो गुस्से में शोर नहीं करता। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं हम इस टाइगर के बारे में। इस पैराग्राफ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं। आई होप कि आप जो है मीनिंग आपने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा हुआ है कि ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, स्लाइडिंग through long grasses near the water hole where the plump deer pass। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस पैराग्राफ की, तो इसमें जो यहाँ पर एक वर्ड है लर्किंग बोल सकते हो आप उसको। तो लर्किंग का मतलब होता है कहीं पर छुप जाना कहीं पर छुप जाना, टू रिमेन हिडन। और किस लिए छुपना? जब टाइगर वगैरह छुप कर शिकार करते हैं ना, कहीं शांति से खड़े होते हैं कि उनका जो प्रे है, उनका जो शिकार है वो आएगा और ये उसके ऊपर हमला कर देंगे, तो वहीं पर छुपने की बात की जा रही है। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। उसके नेचर कैसा है बेसिकली? यहाँ पर जो टाइगर हमें केज के अंदर दिख रहा है वो दूसरे तरीके का दिख रहा है, लेकिन टाइगर का नेचर कैसा होता है कि वो छुपा रहता है। कहाँ पे छुपा रहता है? शैडो में, एक तरीके से परछाई में। किस चीज़ की परछाई में या किस चीज़ में छुपा रहता है? स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, जो जंगल की बड़ी बड़ी घास होती है ना, उस घास के पीछे टाइगर्स छुपे रहते हैं। नियर द वाटर होल, कहाँ पे? वाटर बॉडीज हैं, जो पानी है उसके आसपास में वो छुपा रहता है। वेयर प्लम्प डियर पासेस, प्लम्प का मतलब होता है जिनमें बहुत मोटे ताज़े अच्छे हिरन जहाँ पर पानी पीने आते हैं, उस जगह पर वो छुपा रहता है, और जैसे ही हिरन वहाँ आते हैं वो जो है उसके ऊपर हमला कर देता है और उसको खा लेता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि टाइगर का जो नेचर है बेसिकली कैसा है? ऐसा है। वो जंगल में अगर होता तो वो छुपा रहता घास के पीछे और इंतज़ार करता कि डियर आए और उसको मार के खा ले। लेकिन क्योंकि वो जंगल में नहीं है और कहाँ पे है, वो एक केज में है, तो वो वहाँ पर कैसा है? थोड़ा डिफरेंट नेचर का है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें बताया गया कि अगर ये जो टाइगर है जब वो जू में रहता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, और यहाँ पर हमें बताया गया कि जब वो जंगल में रहता है तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। राइट, आगे बढ़ते हैं हम बिना देरी के और देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। अगर वो जंगल में होता है तो वो और क्या क्या चीज़ें करता है? ही स्नार्ल्स, स्नार्लिंग यहाँ पर जो आया है ना, स्नार्ल का मतलब क्या होता है कि गुर्राना, ये जो दहाड़ना बेसिकली। तो ये दहाड़ने की आवाज़ है ना, दहाड़ना, तो ये जो शेर दहाड़ने की आवाज़ निकालता है उसे ही कहते हैं स्नार्लिंग। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हॉर्सेस, अगर वो जंगल में होता था तो वो घरों के पास जाके दहाड़ता था। एट द जंगल्स एज, जंगल के कोने में जहाँ से गांव शुरू होता है वहाँ जाके दहाड़ता था। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग का मतलब होता है कि शो करना, एक्सपोज करना या अनकवर करना। बेयरिंग मतलब होता है टू अनकवर। अनकवरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, अपने जो दांत हैं, वाइट फैंग्स का मतलब, यहाँ पर फैंग्स का मतलब होता है आपके जो कैनाइन टीथ होते हैं, जो नुकीले वाले दांत होते हैं। फैंग्स का मतलब क्या होता है? कैनाइन टीथ। तो ये जो नुकीले दांत होते हैं टाइगर के, वो अपने दांत को अनकवर करके, मतलब अपना मुंह खोल के अपने दांत दिखाता है। हिज क्लॉज, अपने पंजे दिखाता है कि झपट्टा मार लूंगा, है ना। टेररिजिंग द विलेज, और पूरे गांव को डराता है। तो अगर यही जो टाइगर है जू में ना होके जंगल में होता तो वो क्या करता? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, वो घरों के आसपास जाके दहाड़ता। एट द जंगल्स एज, जहाँ पे जंगल खत्म होता है उसकी एज पे खड़ा हो जाता। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफ़ेद सफ़ेद दांतों को मुंह खोल के दिखाता डराने के लिए। हिज क्लॉज, अपने पंजों को दिखाता और पूरे गांव को डराता अगर वो जंगल में
होता। तो क्योंकि ये जंगल में नहीं है तो ये जो है थोड़ा सा शांत पड़ा हुआ है, लेकिन टाइगर्स का जो नेचर है वो जंगल में इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो आपने वर्ड मीनिंग्स लिख ली होगी आई होप। तो देखो यहाँ पर इस पैराग्राफ में भी टाइगर का जिक्र हो रहा है, और ये जिक्र कब हो रहा है, जब वो कहाँ है, जू में है कि जंगल में है। तो इस पैराग्राफ में भी उसको ये शो किया जा रहा है कि अगर वो जंगल में होता है तो किस तरीके से बिहेव करता है। आगे वाले पैराग्राफ को देखते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो लॉक कर दिया गया है, उसे अंदर ताले में बंद कर दिया गया है। इन अ कॉन्क्रीट सेल, सेल एक तरीके की मतलब एक तरीके का जेल जैसी जगह होती है, और कॉन्क्रीट मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो सीमेंट, मिट्टी, पानी, बालू जैसी चीज़ों से बनी हुई कॉन्क्रीट सेल है वो। यानी कि कहने का हमारा मतलब ये है कि बहुत मजबूत वो दीवारें हैं जिसमें ये जो टाइगर है वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी ताकत, उसके अंदर बहुत ताकत है, लेकिन वो जो ताकत है वो बार्स यानी कि जो सलाखें हैं, जो जू के अंदर केज की सलाखें हैं, ऐसी ऐसी सलाखें होती है ना केज के अंदर, तो ये सलाखों के पीछे उसकी सारी की सारी ताकत को लॉक कर दिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग द विजिटर्स। स्टॉकिंग मतलब वही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फॉलो करना। तो स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज यानी कि वो फॉलो कर रहा है या चल रहा है उतनी दूर तक जितनी दूर तक उसके केज में, उसके पिंजड़े में जगह है, और आने वाले जितने भी विजिटर्स हैं उसको वो इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा है उनको? क्योंकि अगर वो उनको देखेगा, इंसानों को जब वो देखते हैं टाइगर्स, तो उनको गुस्सा आता है और वो उनको दांत दिखा के, गुर्रा के, पंजे दिखा के डराते हैं। लेकिन यहाँ पर वो खुद ही उसकी ताकत को बंद कर दिया गया है एक तरीके से जू के केज के अंदर, तो वो जो अपनी ताकत दिखा नहीं सकता, इसलिए वो विजिटर्स को इग्नोर करता है कि छोड़ो क्या करना है कुछ भी कह के, वैसे भी मेरे कुछ कहने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं क्योंकि मैं तो इस केज के अंदर बंद हूँ, है ना। तो यहाँ पर जो हम लोगों को इस पैराग्राफ, हम जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, इस पैराग्राफ में टाइगर का जिक्र किया गया है। कहाँ पर? ये वाला जो पैराग्राफ है वो जू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है he hears the last voice at night, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with the brilliant eyes at the brilliant stars। तो वो क्या कह रहा है लास्ट पैराग्राफ में कि रात को, एट नाइट, रात को वो जो आखिरी आवाज़ सुनता है वो किस चीज़ की सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग क्या होता है? कहते हैं ना पेट्रोलिंग वाले आए हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जैसे पुलिस की गाड़ियाँ होती है ना, वो कहीं पर चक्कर लगा लगा के बार बार चेक करती हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, उसी को पेट्रोलिंग कहते हैं। तो जू में भी पेट्रोलिंग होती रहती है कि कोई शेर, ऐसा तो नहीं है शेर पे हमला हो गया हो या किसी जानवर पे हमला हो गया हो या किसी जानवर ने किसी और पे हमला कर दिया, ऐसा तो कुछ नहीं हो गया है, इसलिए बार बार पुलिस की गाड़ियाँ पेट्रोलिंग करती हैं। तो ये जो टाइगर है, ये जो आखिरी आवाज़ सुनता है रात को, वो किस चीज़ की आवाज़ होती है? इन्हीं पेट्रोलिंग कार्स की, इन्हीं पुलिस वालों की गाड़ियों की आवाज़ ये सुनता है। एंड स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और रात में वो अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए सितारों को देखता है। तो लेस्लाई नॉरिस की ये जो पोयम थी, इस पोयम को हमने समझ लिया है, वर्ड मीनिंग्स भी मैंने आपको सारी की सारी बता दी है, आपने लिख ली होंगी। तो अब हम बात करते हैं, पहले तो सबसे पहली बात मुझे आपको ये बतानी है कि ये वाला जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ कहाँ का है? ये भी फिर जू का है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से पैराग्राफ में जू का जिक्र किया गया है। फर्स्ट पैराग्राफ में जू का, सेकंड में जंगल का, फिर थर्ड में जंगल का, फोर्थ में जू का, और फिफ्थ में भी जू का। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारे जितने भी यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ है, हम उनको एक एक करके लेके चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और पोएटिक डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो आई होप कि आप जो है पोएटिक डिवाइसेस को अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ अभी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइम स्कीम की। जब भी कोई पोएम बनाई जाती है तो उसमें कई बार राइम का जिक्र किया जाता है, राइम स्कीम। तो ये जो राइम स्कीम्स होते हैं क्या होते हैं, इसको मैंने एक प्रीवियस वीडियो में, 10th क्लास की ही वीडियो में बताया था। मैं पूरी प्लेलिस्ट जो है लिंक में, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से 10th के बाकी भी चैप्टर्स को विजिट कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले हमको यहाँ पर ये जानना है कि राइम स्कीम्स क्या होती हैं।
जैसे हम कोई बात बोलते हैं ना, जैसे हम कोई भी गाना गाते हैं, कुछ करते हैं, तो हम राइमिंग वर्ड्स लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर राइमिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस पूरी पोएम में राइमिंग हो रहा है, और पूरी पोएम में जो राइम्स हैं वो किस तरीके के हैं हम उसको देख लेते हैं। देखो, सबसे लास्ट वाले वर्ड से ही राइमिंग को फाइंड आउट किया जाता है। ये स्ट्राइप्स है, तो इसको ए मान लो कि ये स्ट्राइप्स जो है ए, ये लास्ट वर्ड को ए मान लिया। दूसरा है केज, केज को बी मान लो। तीसरा है क्वाइट, क्वाइट को सी मान लो, क्योंकि अभी तक कोई भी राइमिंग नहीं आया है। फिर अगला है रेज, तो रेज किससे मैच कर रहा है? केज से, तो यहाँ पर हमने इसको बी मान लिया। तो ए बी सी बी ये राइमिंग है, इस तरीके की राइमिंग है। देखो यहाँ पर देख लेते हैं, शैडो को ए मान लो, ग्रास को बी मान लो, होल को सी मान लो, ग्रास से ही मिलता जुलता पास है तो पास को भी बी मान लेंगे, यानी कि ये फिर क्या हो गया? ए बी सी बी। तो पूरी पोएम में ही ऐसी राइमिंग्स हैं। देखो, हाउसेस ए मान लो, एजेस एज बी मान लो, क्लॉज सी मान लो, एज और विलेज तो इसको भी बी मान लेंगे। ठीक है, अगली देख लेते हैं। सेल ए मान लो, बार्स बी मान लो, केज सी मान लो, बार्स विजिटर्स, तो ये कहीं ना कहीं सेम साउंड दे रहा है, तो ये भी बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। नाइट ए मान लो, कार्स बी मान लो, आईज सी मान लो, कार्स और स्टार्स। तो राइमिंग स्कीम क्या हो गई हमारी? किस तरीके की राइमिंग है पूरी पोएम में? तो राइमिंग स्कीम हमारी हो गई ए बी सी बी। तो ये है हमारी राइमिंग स्कीम, जो कि पूरी पोएम में ऑलमोस्ट प्रोमिनेंटली सेम है। प्रोमिनेंट अगर हम राइमिंग स्कीम को देखें तो पूरे में ये सेम है। आगे बात करते हैं अगली बात। इस पोएम में एक दूसरी चीज़ देखने को मिली है जिसे हम कह सकते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसे हिंदी में कहा जाता है मानवीकरण। तो मानवीकरण क्या होता है? मानवीकरण मतलब जब किसी जानवर को या किसी चीज़ को इंसान का दर्जा दे दिया जाए। वैसे तो ये जो टाइगर है वो क्या है? एक जानवर है ना, लेकिन इस टाइगर को यहाँ पर जानवर नहीं माना जा रहा है। इस टाइगर को यहाँ पर क्या माना जा रहा है? इसको एक इंसान माना जा रहा है। और ये बात मैं आपको कैसे कह सकती हूँ कि टाइगर को यहाँ पर जानवर नहीं इंसान माना जा रहा है? देखो, इस पूरी की पूरी पोएम में इस टाइगर के लिए क्या यूज़ हुआ है? ही यूज़ हो रहा है ना। तो जब उसके लिए, टाइगर के लिए ही यूज़ हो रहा है, यानी, और ही तो लड़कों के लिए या मैन के लिए यूज़ होता है, तो इसका मतलब कि इस टाइगर को ही, हिज, ऐसे वर्ड्स के इस्तेमाल से हम ये बता सकते हैं कि ये जो टाइगर है इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन। तो ये है हमारी अगली पोएटिक डिवाइस जो इसमें यूज़ हुई है। ठीक है, अगली बात करते हैं जो नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पूरी पोएम में यूज़ हुई है, वह है इंजैबमेंट। देखो, ये सारे टर्म्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में जिससे आप उसको समझ पाएँ। तो जो अगली चीज़ यूज़ हुई है वो है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है हम देख लेते हैं। इंजैबमेंट का मतलब ये होता है कि अगली लाइन स्टार्ट कर देना बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के, यानी मार्क के, मतलब कि एक लाइन से दूसरी लाइन पे हम मूव कर गए और हमने कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं लगाया। देखो, जैसे पहली वाली लाइन देखो, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अब देखो, कोई कॉमा पंक्चुएशन मार्क नहीं है ना, यहाँ पर कुछ है? यहाँ पे कुछ नहीं है, डायरेक्ट सेकंड लाइन में आ गए, यानी कि यहाँ पर इंजैबमेंट का इस्तेमाल किया गया है। इंजैबमेंट मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन पे चले जाना बिना किसी फुल स्टॉप या कॉमा के। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखो, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, एक लाइन से दूसरी लाइन पे चले गए, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया गया, इंजैबमेंट है। ठीक है, यहाँ देखते हैं, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल, तो कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये क्या हो गया? इंजैबमेंट हो गया। अगला है यहाँ पर तो है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो ये क्या हो गया? ये इंजैबमेंट को शो करता है, जहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता और डायरेक्ट हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर जाते हैं। तो आई होप कि आप साथ साथ में अपनी बुक में लिख रहे होंगे, जिससे कि आपके पास लिखा रहेगा तो आपको इसको रिवाइज करने में बहुत इजी होगा। अगला देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी पोएटिक डिवाइस है। तो जो अगली पोएटिक डिवाइस है वो है इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है इज अ सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन आप समझते हैं क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। जब आप ये पोएम पढ़ रहे होंगे तो पूरी पोएम में आप विविड स्ट्राइप्स, तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि
टाइगर कैसा दिखता है, उसकी स्ट्राइप्स का कलर। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इमेजिनेशन लाना। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मोटे ताज़े हिरन के ऊपर कैसे हमला कर देता है शेर या फिर टाइगर, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इमेज बन रही है। यहाँ पर भी देखो कि किस तरीके से वो अपने दांत दिखाता होगा, किस तरीके से वो लोगों को डराता होगा, तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक इमेज बन रही है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि वो बंद है ना, लोगों को वो देखकर इग्नोर करता है, तो एक हमारे दिमाग में इमेज बन रही है। रात में पेट्रोलिंग कार आती है और वो सितारों को देखता है, तारों को, तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट कर रही हैं। और जो भी चीज़ इमेजिनेशन क्रिएट करे, ऐसी पोएटिक डिवाइस को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इमेजरी। ठीक है, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं। जो अगली पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुई है वो कौन सी है। तो अगली पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पर यूज़ हुई है वो है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस की अगर हम बात करें तो कॉन्सोनेंस का मतलब एक ऐसी पोएटिक डिवाइस जिसमें किसी कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार सुना जा रहा हो। जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स, हिज, स्ट्राइप्स, क्या हो रहा है बार बार, स, एस, या फिर कह सकते हैं स। स एक कॉन्सोनेंट है ना, एस एक कॉन्सोनेंट है, तो आपको बार बार ये कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो कहीं पर अगर आपको बार बार कॉन्सोनेंट साउंड देखने को मिले तो उसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, और भी जगह पर आपको ये मिलेगा, पूरी उसमें आप जो है सर्च करेंगे तो बहुत जगह पर ये कॉन्सोनेंट साउंड आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखो हिज, फैंग्स, हिज, क्लॉज, फिर स वाला जो साउंड है यहाँ पर आ रहा है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं कॉन्सोनेंस साउंड, कॉन्सोनेंस, जो कि एक पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला कौन सा पोएटिक डिवाइस है जो यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुआ है वो एक कॉन्सोनेंस से ही मिलता जुलता पोएटिक डिवाइस है जिसका नाम है एसोनेंस। एसोनेंस कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? एसोनेंस एक ऐसी पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें बार बार वॉवल साउंड का रिपीटिशन होता है। वॉवल साउंड आप समझते हैं क्या होती है, जैसे ए ई आई ओ यू वाले वॉवल साउंड होते हैं। जैसे पहले ही इसमें देखिए, इन, हिज, विद, स्ट्राइप्स, तो यहाँ पर बार बार आई का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, और भी जगहों पर आपको ये साउंड देखने को मिलेगा, अलग अलग जगहों पे आपको मिलेगा, तो आप इसको सर्च करिएगा कि कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो शुड, अराउंड, ओ का रिपीटेशन है, और अगर हम बात करें यहाँ पर बेरिंग, हिज, वाइट, हिज, तो यहाँ पर आई का रिपीटेशन हो रहा है। तो इस तरीके से ये एजोनेंस को शो कर रहा है कि बार बार किसी वॉवल साउंड का रिपीटेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो अगला पोएटिक डिवाइस है वो कौन सा यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो वो है ओनोमेटोपोइया। एक होता है पोएटिक डिवाइस, मैं उसकी स्पेलिंग लिखती हूँ यहाँ पे, ओनोमेटोपोइया। तो बेसिकली ओनोमेटोपोइया होता क्या है, मैं रिपीट कर रही हूँ। ओनोमेटोपोइया बेसिकली क्या होता है, जब किसी के साउंड का जिक्र होता है, जैसे बर्ड्स की चिरपिंग अगर शो करेंगे ना तो उसे ओनोमेटोपोइया कहते हैं। यहाँ पर इसकी स्नार्लिंग, दहाड़ने को ओनोमेटोपोइया कहेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ बताया ना आपको, क्वाइट और रेज, शांत गुस्सा, दो ऑपोजिट मीनिंग, तो वो जो होता है ऑक्सीमोरोन होता है। क्या होता है? ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है दो ऑपोजिट चीज़ों को एक साथ बताना। तो सॉरी फॉर दैट, तो दो ऑपोजिट चीज़ों को शो करता है ऑक्सीमोरोन, और किसी साउंड को शो करता है ओनोमेटोपोइया। कि एक पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज है मेटाफर। मेटाफर मतलब होता है कि जब किसी चीज़ का किसी चीज़ से कंपैरिजन करते हैं। तो जैसे यहाँ पर उसके पंजों का कंपैरिजन किससे किया गया है? वेलवेट से। तो जब किसी का किसी चीज़ से कंपैरिजन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मेटाफर। मेटाफर, तो यहाँ पर मेटाफर जो है यूज़ हुआ है, मेटाफर्स के कंपैरिजन किया गया है पैड्स और वेलवेट को। ठीक है, तो ये जो थे हमारे जो इम्पोर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस थी जो इसमें यूज़ हुई थी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ हुई है, और पोएम भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए, और क्योंकि अभी भी हमारे स्कूल्स बंद हैं, तो इस समय को लॉकडाउन ही है अभी हमारे स्कूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको जो है हम पढ़ते रहें और सीखते रहें और समझते रहें। और इस छुट्टियों में हमें इतना सारा लर्न कर लेना है, इतनी सारी चीज़ें सीख लेनी है कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे हो जाए। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल वी असिस्ट यू कपूर को YouTube पे सर्च करिए। इस चैनल पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके आने वाले कई एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल पे पड़े हुए वीडियोस को लाइक जरूर करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पर वीडियोस को शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने इस रेड बटन को क्लिक करना होता है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो बेफिक्र होकर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन ही आपको रिमाइंड कराता है कि कोई नई वीडियो पड़ गई है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।